जैंगो की एक टैगलाइन है जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद आई है, परफेक्शनिस्ट्स के लिए एक वेब फ्रेमवर्क जिनके पास डेडलाइन होती है। और ये सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग लाइन नहीं है, ये जैंगो की पूरी फिलॉसफी है। हाँ इसे एक असली तेज तरार न्यूज रूम में बनाया गया था, जी, जहां डेवलपर्स के पास मतलब हर चीज को शुरू से बनाने का वक्त नहीं होता था। सही बात है। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो तेज हो, मजबूत हो और जो बार बार किए जाने वाले काम है उन्हें ऑटोमेट कर दे। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मिशन भी यही है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि जैंगो के साथ एक वेब ऐप कैसे बनाते, बल्कि ये भी समझेंगे कि इसके पीछे की सोच क्या है। हम जैंगो के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कुछ जरूरी हिस्सों को उठाएंगे और एक डेवलपर की तरह सोचेंगे। मतलब एक आइडिया से लेकर एक काम करने वाले टेस्टेड पोलिंग ऐप तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए आज हम एक डेवलपर की भूमिका निभाते हैं। हमारे पास एक आइडिया है, एक डेडलाइन है और एक खाली कैनवास। सबसे पहला कदम क्या होगा? सबसे पहली जरूरत है पाइथन। जाहिर है। हाँ, क्योंकि जैंगो पूरी तरह से पाइथन पर बना है। और अच्छी बात यह है कि पाइथन अपने साथ एक छोटा सा डेटाबेस लेकर आता है। अच्छा, मतलब आपको शुरू करने के लिए कोई भारी भरकम डेटाबेस सेटअप करने की जरूरत ही नहीं है। ये जैंगो की बैटरीज इंक्लूडेड फिलॉसफी का हिस्सा है। शुरू करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो बॉक्स में ही मिलता है। ठीक है, पाइथन इंस्टॉल हो गया। अब इस खाली कैनवास पर पहला ब्रश स्ट्रोक कैसे लगाएं? मतलब प्रोजेक्ट कैसा शुरू होता है? बस एक कमांड चलानी होती है, django-admin start project my site। लेकिन यहाँ जो होता है वो दिलचस्प है। ये कमांड सिर्फ कुछ फाइलें नहीं बनाती, ये आपके लिए एक पूरा ढांचा तैयार कर देती है। एक ढांचा? हाँ, इसे एक नया घर बनाने जैसा समझिए। अच्छा, ये एनालॉजी दिलचस्प है, समझाइए जरा। देखिए, इस घर में आपको एक manage.py नाम का सुपरवाइजर मिलता है। सुपरवाइजर? हाँ, भविष्य में आप जो भी काम करेंगे, सर्वर चलाना, डेटाबेस अपडेट करना, वो सब यही सुपरवाइजर संभालेगा। ठीक है। फिर एक settings.py फाइल होती है जो घर की नियमों की किताब है। डेटाबेस कहाँ है, कौन से ऐप्स चलेंगे, आपकी सीक्रेट कीज, सब कुछ वहीं लिखा होता है। और एक urls.py भी होती है? बिल्कुल, वो है घर का पता या इंडेक्स। ये बताती है कि किस URL पर जाने से कौन सा कमरा यानी कौन सा पेज दिखेगा। वाह, तो मतलब सिर्फ एक कमांड से पूरा आर्किटेक्चर तैयार। हाँ, अब इस बने बनाए घर को देखना हो तो मतलब इसे काम करते हुए कैसे देखें? उसके लिए भी एक सिंपल कमांड है जो आप अपने सुपरवाइजर मतलब manage.py को देते हैं। Python manage.py run server। बिल्कुल, ये कमांड जैंगो का अपना लाइटवेट डेवलपमेंट सर्वर चालू कर देता है। यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है ना? हाँ, बहुत जरूरी। ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, मतलब आपके अपने कंप्यूटर पे चीजें टेस्ट करने के लिए। इसे असली वेबसाइट चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही है। जैसे ही आप ये कमांड चलाते हैं और अपने ब्राउजर में http://127.0.0.1:8000 पर जाते हैं, एक कॉन्ग्रेचुलेशंस पेज दिखता है। हाँ, जिसका मतलब है हमारा घर तैयार है और बिजली भी आ गई है। यह एक कंफ्यूजन अक्सर होता है प्रोजेक्ट और ऐप के बीच। आपने स्टार्ट प्रोजेक्ट से घर तो बना दिया, लेकिन ये ऐप क्या चीज है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा माई साइट प्रोजेक्ट वो पूरा घर है। ठीक है। लेकिन एक घर में अलग अलग कमरे होते हैं। हर कमरे का अपना एक काम होता है, एक किचन, एक बेडरूम, एक स्टडी। तो जैंगो में ये कमरे ऐप्स हैं? बिल्कुल, एक ऐप एक छोटा दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला वेब एप्लीकेशन होता है जो एक खास काम करता है। जैसे एक ब्लॉग एक ऐप हो सकता है, एक पोलिंग सिस्टम एक ऐप हो सकता है। और इसे पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप पोल से बनाते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात, आप इस किचन ऐप को किसी दूसरे घर यानी प्रोजेक्ट में भी आसानी से लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास एक खाली घर का ढांचा है और हमने एक पोल्स नाम का कमरा भी बना लिया है। लेकिन एक घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें सामान ना हो। सही बात है। हमारे ऐप का सामान है डेटा, और जैंगो में डेटा की कहानी मॉडल से शुरू होती है। ये क्या है? मॉडल्स आपके डेटा का ब्लूप्रिंट है। मतलब वो आपके डेटा का एकमात्र निश्चित स्रोत होते हैं। अच्छा। आप SQL लिखे बिना सिर्फ पाइथन कोड में बताते हैं कि आपका डेटा कैसा दिखेगा। यहीं पर जैंगो का एक और मूल सिद्धांत आता है, DROI यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब दोहराव से बचना। हाँ, आपको अपना डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ एक जगह अपने मॉडल में डिफाइन करना है और जैंगो बाकी सब जगह उसका इस्तेमाल करेगा। तो हमारे पोल ऐप के उदाहरण में ये कैसा दिखेगा? सोचिए, हमें दो तरह की जानकारी रखनी है, सवाल और उनके विकल्प। तो हम दो मॉडल बनाएंगे। पहला क्वेश्चन मॉडल, जिसमें दो चीजें होंगी,
क्वेश्चन टेक्स्ट और पब डेट। यानी सवाल और उसकी प्रकाशन की तारीख। बिल्कुल। और दूसरा चॉइस मॉडल, जिसमें चॉइस टेक्स्ट मतलब विकल्प का टेक्स्ट और वोट्स मतलब उसे कितने वोट मिले ये होगा। लेकिन एक चॉइस हमेशा किसी क्वेश्चन से जुड़ा होगा, है ना? वो कनेक्शन कैसे बनता है? हाँ बिल्कुल। इसके लिए हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन की को आप ऐसे समझ सकती हैं कि ये दो टेबलों के बीच एक मजबूत धागा है। अच्छा। ये कहता है कि हर चॉइस का एक मालिक क्वेश्चन होना ही चाहिए। आप कोई ऐसा चॉइस नहीं बना सकते जो किसी सवाल से जुड़ा ना हो। ये डेटा की अखंडता यानी इंटेग्रिटी को बनाए रखता है। ठीक है, तो हमने पाइथन कोड में ये ब्लूप्रिंट बना दिया, लेकिन डेटाबेस को कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सी टेबल बनानी है? यहीं पर जैंगो का माइग्रेशन सिस्टम आता है और ये बहुत शानदार है। ये मतलब 2 चरणीय प्रक्रिया है। 2 कदम। हाँ, पहला कदम है python manage.py make migrations। ये कमांड आपके मॉडल की फाइलों को पढ़ता है और आपके बदलावों का एक क्या कहते हैं नक्शा तैयार करता है, जिसे माइग्रेशन फाइल कहते हैं। तो ये अभी डेटाबेस में कुछ नहीं करता? नहीं, सिर्फ बदलावों का एक रिकॉर्ड बनाता है। एक मिनट, आपने कहा कि ये 2 अलग-अलग कमांड हैं, मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट। ये थोड़ा जटिल नहीं लगता? जांगो इन दोनों को एक ही कमांड में क्यों नहीं मिला देता? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और असल में ये जैंगो की एक बहुत बड़ी ताकत है। वो कैसे? 2 स्टेप्स होने का कारण है कंट्रोल। मेक माइग्रेशंस आपको पहले ये देखने का मौका देता है कि जैंगो आपके डेटाबेस में क्या बदलाव करने वाला है। आप उस माइग्रेशन फाइल को खोलकर पढ़ सकते हैं। अच्छा, ताकि कोई गलती ना हो। बिल्कुल। जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप संतुष्ट होने के बाद ही दूसरा कदम उठाते हैं, python manage.py migrate, जो असल में उस नक्शे को पढ़कर डेटाबेस में टेबल बना देता है। तो ये एक सिफ्लीनेट की तरह है? एकदम। वाह! तो आप कह रहे हैं कि मुझे डेटाबेस से बात करने के लिए एसक्यूएल सीखने की भी जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं बस पाइथन कोड लिख सकता हूँ और जैंगो बाकी सब संभाल लेगा। ये तो मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए गेम चेंजर है जो एसक्यूएल से थोड़ा डलता है। बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत है। जैसे ही आप मॉडल को माइग्रेट करते हैं, जैंगो आपको डेटा एक्सेस करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली पाइथन एपीआई मुफ्त में दे देता है। मुफ्त में? हाँ, आप python manage.py शेल में जाकर सीधे अपने डेटा से बात कर सकते हैं। question.objects.all से सारे सवाल देख सकते हैं। question.objects.filter से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये सब कुछ अपने आप होता है। कमाल है। तो अब हमारे पास डेटा का ढांचा, मॉडल्स तैयार है। अब इस डेटा को यूजर को कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर एमवीटी पहेली के बाकी 2 टुकड़े, व्यूज और टेम्पलेट्स आते हैं, सही? एकदम सही। इसे ऐसे समझिए, मॉडल्स आपका डेटा है, ठीक है। टेम्पलेट्स आपका डिजाइन या लुक है और व्यूज वो दिमाग है जो डेटा को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और डिजाइन में फिट करके यूजर को दिखाता है। तो व्यूज का काम लॉजिक संभालना है? हाँ, एक व्यू एक सिंपल पाइथन फंक्शन होता है जो एक वेब रिक्वेस्ट लेता है और एक वेब रिस्पॉन्स लौटाता है। बिल्कुल। उस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा निकाल सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं और फिर तय कर सकते हैं कि यूजर को क्या दिखाना है। बिल्कुल। फिर आप urls.py फाइल में बताते हैं कि किस URL को कौन सा व्यू संभालेगा। और टेम्पलेट्स, ये डिजाइन को लॉजिक से कैसे अलग रखते हैं? टेम्पलेट सिर्फ प्रेजेंटेशन संभालते हैं। ये HTML फाइलें होती हैं जिनमें कुछ खास जेंगो सिंटैक्स होता है, जैसे question text। हाँ, और लूप चलाने के लिए %for_choice in questions choiceset.all। लेकिन इसकी सबसे शक्तिशाली चीज है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। अच्छा। आप एक base.html फाइल बना सकते हैं जिसमें आपकी पूरी साइट का हेडर, फुटर सब कुछ हो। फिर बाकी पेजों के लिए आप सिर्फ वो हिस्सा लिखते हैं जो बदल रहा है। तो इससे कोड का दोहराव बहुत कम हो जाता है। हाँ, जो फिर से DRY सिद्धांत का पालन करता है। जैंगो की एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग हमेशा बहुत उत्साह से बात करते हैं, ऑटोमेटिक एडमिन इंटरफेस। सोर्स में एक बहुत बढ़िया लाइन है, ये सिर्फ स्कैफोल्डिंग नहीं है, ये पूरा घर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक आधा अधूरा टूल नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से तैयार प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन है। ये जैंगो के न्यूज़रूम वाले दिनों की सीधी देन है। अच्छा। पत्रकारों और एडिटर्स को कंटेंट जोड़ने, एडिट करने और हटाने के लिए एक आसान इंटरफेस चाहिए था और वो हर बार डेवलपर का इंतजार नहीं कर सकते थे। तो ये बनता कैसे? जरूर बहुत कोड लिखना पड़ता होगा। यही तो जादू है। आपको बस अपनी admin.py फाइल में जाकर
एक लाइन लिखनी होती है admin.site.register question। बस एक लाइन? हाँ, इतना करते ही Django आपके क्वेश्चन मॉडल के लिए एक पूरा CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट इंटरफेस बना देता है। लॉगिन सिस्टम, यूजर परमिशंस, सर्च, फिल्टरिंग, सब कुछ के साथ। ये तो डेवलपर्स का बहुत समय बचाता होगा। उसके लिए हम फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हम एक स्टैंडर्ड HTML फॉर्म बनाते हैं। यहाँ 2 चीजें जरूरी हैं। एक, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। हाँ, क्योंकि हम सर्वर पर डेटा बदल रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, और ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, फॉर्म के अंदर फ्लैग CSRF टोकन टैग लगाना। ये CSRF टोकन क्या करता है? ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे एक सीक्रेट हैंडशेक की तरह समझिए। सीक्रेट हैंडशेक? हाँ, जब Django आपका पेज दिखाता है तो वो फॉर्म में एक यूनिक हिडन टोकन डाल देता है। जब यूजर फॉर्म सबमिट करता है तो उसे वो सीक्रेट हैंडशेक वापस भेजना पड़ता है। अच्छा, लगाना बहुत आसान बना देता है। ठीक है, यूजर ने वोट सबमिट कर दिया। अब इसे संभालने वाला व्यू कैसा दिखेगा? वो व्यू request.post ऑब्जेक्ट से सबमिट किया गया डेटा उठाएगा, जो एक डिक्शनरी जैसा होता है। हाँ, मान लीजिए यूजर ने विकल्प 3 को चुना तो request.post चॉइस की वैल्यू 3 होगी। व्यू उस विकल्प को डेटाबेस में ढूंढेगा, उसके वोटों की गिनती 1 से बढ़ाएगा और उसे सेव कर देगा। और उसके बाद वो एक HTTP redirect लौटाता है। HTTP रिडायरेक्ट? सीधा थैंक यू फॉर वोटिंग वाला पेज क्यों नहीं दिखा सकते? और पेमेंट के बाद थैंक यू पेज आया। अगर आप वहां रिफ्रेश बटन दबाते हैं तो क्या पेमेंट दोबारा हो जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस HTTP रेस्पॉन्स रीडायरेक्ट इसी समस्या को हल करता है। वोट सबमिट होने के बाद हम यूजर को एक अलग पेज जैसे रिजल्ट्स पेज पर रीडायरेक्ट कर देते हैं। अच्छा, तो अब अगर यूजर रिफ्रेश बटन दबाता भी है तो वो सिर्फ रिजल्ट्स पेज को रिफ्रेश करेगा, उसका वोट दोबारा सबमिट नहीं होगा। जैसे जैसे हमारा ऐप बड़ा होता है, हम देखते हैं कि कुछ व्यूज का कोड बहुत एक जैसा लगने लगता है। जैसे सवाल दिखाने वाला डिटेल पेज और रिजल्ट्स दिखाने वाला पेज, दोनों को पहले URL से ID लेनी होती है, फिर डेटाबेस से सवाल ढूंढना होता है। क्या इस दोहराव से बचने का कोई शॉर्टकट है? हाँ, और ये Django के कम कोड बेहतर है सिद्धांत का एक और बेहतरीन उदाहरण है। Django एक जेनेरिक व्यूज सिस्टम देता है। जेनेरिक व्यूज? ये पहले से बने बनाए व्यूज हैं जो आम कामों को संभालते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट दिखाना जिसके लिए लिस्ट व्यू है, या किसी एक ऑब्जेक्ट का डिटेल पेज दिखाना जिसके लिए डिटेल व्यू है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कोड कम हो जाता है, लेकिन क्या इससे कंट्रोल भी कम नहीं हो जाता? क्या कभी ऐसी स्थिति आती है जहां जेनेरिक व्यूज आपके रास्ते में आ जाते हैं और आपको सब कुछ खुद से लिखना पड़ता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 90% मामलों में जेनेरिक व्यूज आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। अच्छा, आप बस उन्हें बताते हैं कि कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है और कौन सा टेम्पलेट दिखाना है, और बाकी सब वो खुद कर लेते हैं। और बाकी 10% मामलों में? अगर आपका लॉजिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप हमेशा एक नॉर्मल फंक्शन बेस्ड व्यू लिख सकते हैं। Django आपको किसी एक तरीके से काम करने के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन ये आपको सबसे आसान और तेज रास्ता पहले दिखाता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? हमने एक ऐप बनाया है जो काम कर रहा है, लेकिन हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि आज जो काम कर रहा है वो कल भी करेगा जब हम इसमें कोई नया फीचर जोड़ेंगे? इसका एक ही जवाब है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग। हाँ, Django के एक निर्माता जेकब कैप्लन मॉस ने कहा है, बिना टेस्ट के कोड डिजाइन से ही टूटा हुआ है। ये लाइन बहुत पावरफुल है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टेस्ट लिखना कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये डेवलपमेंट प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। एक सेफ्टी नेट की तरह? बिल्कुल। टेस्ट आपको आत्मविश्वास देते हैं कि आप कोड को बदल सकते हैं और कुछ टूटेगा नहीं। मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट याद है जहां मैंने टेस्ट नहीं लिखे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि कुछ टूट नहीं गया। हाँ, एक छोटे से बदलाव ने पूरी साइट को डाउन कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। उस दिन मैंने इस बात का असली मतलब समझा था। सोर्स में वाज पब्लिश्ड रिसेंटली मेथड में एक बग का जिक्र है। ये मेथड भविष्य में प्रकाशित होने वाले सवालों के लिए भी ट्रू लौटाता है, जो गलत है। इसे टेस्ट के जरिए कैसे पकड़ेंगे? हम टेस्ट ड्रिवन अप्रोच अपनाएंगे। 3 कदम है। पहला कदम, हम पहले एक टेस्ट लिखेंगे जो फेल होगा। हम polls-test.py में एक टेस्ट केस बनाएंगे जो भविष्य की तारीख वाला एक क्वेश्चन बनाता है और फिर जांचता है कि was published recently का रिजल्ट
फॉल्स होना चाहिए। और जब हम python-manage.py टेस्ट चलाएंगे तो ये फेल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बग अभी भी मौजूद है। ठीक है, दूसरा कदम? अब हम models.py में जाकर असली कोड को ठीक करेंगे। हम लॉजिक को बदल देंगे ताकि मेथड केवल तभी ट्रू लौटाए जब प्रकाशन की तारीख अतीत में हो। और तीसरा कदम? हम टेस्ट को फिर से चलाएंगे। इस बार वो पास हो जाएगा। तो इससे ना सिर्फ बग ठीक हुआ, बल्कि हमने भविष्य के लिए गारंटी भी बना दी कि कोई और डेवलपर अनजाने में इस बग को वापस नहीं लाएगा। बिल्कुल, यही ऑटोमेटेड टेस्टिंग की ताकत है। तो हमने Django डॉक्यूमेंटेशन के जरिए एक पूरी यात्रा की, एक आइडिया से लेकर एक फंक्शनल, मजबूत और पूरी तरह से टेस्टेड वेब एप्लीकेशन तक। हमने देखा कि कैसे Django के अलग-अलग हिस्से, मॉडल्स, व्यूज और टेम्पलेट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। और हमने सिर्फ क्या और कैसे नहीं, बल्कि क्यों को भी समझा। हाँ, हमने Django के मूल सिद्धांतों को देखा। DRY मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ, तेज डेवलपमेंट और ऑटोमेटिक एडमिन और ऑटोमेटेड टेस्टिंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से डेवलपर्स को स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करना। यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। सोर्स में बार बार इस बात पे जोर दिया गया है कि Django का हर हिस्सा, मॉडल, व्यू, टेम्पलेट एक दूसरे से अलग यानी डीकपल्ड है। हाँ, जब हम किसी मुख्य हिस्से को बदलने पर विचार करते हैं तो कौन सी नई संभावनाएं खुलती हैं? ये एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल है। डीकपल्ड होने का मतलब है कि आप इन हिस्सों को बदल सकते हैं। जैसे? उदाहरण के लिए, क्या होगा अगर आपको HTML पेज नहीं दिखाना है? आप टेम्पलेट लेयर को पूरी तरह से हटा सकते हैं और Django के मॉडल और व्यू लेयर का इस्तेमाल करके सिर्फ एक API बना सकते हैं। अच्छा, एक API जो किसी मोबाइल ऐप या किसी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस को डेटा भेजता हो। Django सिर्फ वेबसाइट बनाने का टूल नहीं है, ये एक शक्तिशाली बैकएंड फ्रेमवर्क है। चूंकि इसके हिस्से आपस में ढीले ढाले तरीके से जुड़े हुए हैं, आप इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल सकते हैं। यही वो लचीलापन है जो Django को आज भी इतना प्रासंगिक और शक्तिशाली बनाए हुए है।